हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से यूनियन एग्जीक्यूटिव को कवर कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम शुरू करेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी के लिए काफ़ी क्रूशियल है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम मॉडल्ड आफ्टर द ब्रिटिश पैटर्न। तो देखिए, भारत का गवर्नेंस सिस्टम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो ब्रिटिश पैटर्न पर बेस्ड है। इसका मतलब यह है कि यहाँ रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, बल्कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मिलकर डिसीजन लेते हैं। इन्हीं मिनिस्टर्स का एक ऑफिशियल ग्रुप होता है जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस काउंसिल का नेतृत्व कौन करता है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होते हैं। पीएम ही असली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं और उनकी लीडरशिप में ये पूरा सिस्टम काम करता है। अब हमें यह समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन कहाँ है। तो आर्टिकल 74 एंड 75 डिफाइन द काउंसिल्स रोल एंड स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 74 और 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रक्चर और उनका रोल क्लियरली डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 74 बताता है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना पड़ेगा, जबकि आर्टिकल 75 मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल में बताता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए, ये सारे आर्टिकल्स हमने प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। ये सारे प्रोविजंस भारत के संविधान में क्लियरली डिफाइन किए गए हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स को स्पेसिफाई करते हैं। चलिए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 74। एंड अकॉर्डिंग टू दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन देयर एडवाइस। तो देखिए, ये आर्टिकल कहता है कि भारत का प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करेगा। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन रियल डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन कोर्ट। यानी कि एक और पॉइंट ये है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देती है उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि जुडिशियरी इस एडवाइस को क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 75। इस आर्टिकल का पहला पॉइंट है, पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिस्टर्स अपॉइंटेड ऑन पीएम्स एडवाइस। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, काउंसिल इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यानी कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर लोकसभा उन पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट है, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि मिनिस्टर्स अपनी पोजीशन तब तक रख सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। यानी कि उनका टेन्योर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखें, ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन नहीं होता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पर होता है। इसका मतलब यह है कि टेक्निकली तो प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं और प्रेसिडेंट उसी एडवाइस को फॉलो करते हैं। यह सिस्टम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के अनुकूल है, जहां रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इस आर्टिकल का नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन एमपीज कैन बी मिनिस्टर बट मस्ट बिकम एमपीज विद इन 6 months।
यानी अगर कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है फिर भी उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर एमपी बनना पड़ेगा, वरना उसकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 77 एंड इट इज अबाउट कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए, अगर हम गवर्नमेंट के काम का ऑफिशियल एग्जीक्यूशन देखें तो आर्टिकल 77 ये बताता है कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाएंगे। मतलब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, चाहे असली डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ही क्यों ना लिया हो। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल को। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 78 और इस आर्टिकल में हम समझेंगे ड्यूटीज ऑफ पीएम के बारे में। तो पीएम का ड्यूटी होता है टू कीप प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड एंड सबमिट मैटर्स फॉर काउंसिल डिस्कशन इफ नीडेड। यानी कि पीएम का काम होता है कि वो प्रेसिडेंट को सही और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहें। इस आर्टिकल के तहत पीएम की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिस्कशन के लायक है उन्हें काउंसिल के सामने रखे। इसका मतलब है पीएम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इंश्योर करते हैं और हर इंपॉर्टेंट इशू पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिस्कशन और कंसेंट लेना जरूरी होता है। ये कैबिनेट सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर है जिसमें सभी मिनिस्टर्स मिलकर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हर छोटी मोटी बात काउंसिल तक नहीं जाती। कुछ केसेज में पीएम और कैबिनेट कम्युनिटी खुद भी डिसीजन ले सकती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 88 और इस आर्टिकल में हम समझेंगे मिनिस्टर्स के राइट्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन स्पीक इन एनी हाउस बट कैन वोट ओनली इन देयर ओन हाउस। यानी कि हर मिनिस्टर को किसी भी हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार सिर्फ उसी हाउस में होता है जिसमें वो मेंबर होते हैं। तो दोस्तों, ये थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सके। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो चलिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। इसका पहला पॉइंट है पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि हमारे देश में पीएम का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट वही व्यक्ति को पीएम अपॉइंट करते हैं जिनके पास लोकसभा में मेजोरिटी होती है। अगर किसी पार्टी को प्योर मेजोरिटी मिल जाए तो उस पार्टी के लीडर को डायरेक्टली पीएम बना दिया जाता है, लेकिन अगर हंग पार्लियामेंट हो तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन गवर्नमेंट बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन पीएम्स एडवाइस। यानी कि बाकी सारे मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन सिर्फ पीएम की सलाह पर। यानी कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को मिनिस्टर नहीं बना सकती। जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर होती है। यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर यूजुअली चूजन फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर एंड वी हैव टू रिमेंबर नॉन एमपीज कैन बी मिनिस्टर्स बट मस्ट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड विद इन 6 months। यानी कि मिनिस्टर्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति एमपी नहीं है तो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बन सकता है, लेकिन एक शर्त होती है। अगर कोई व्यक्ति एमपी नहीं है फिर भी उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, वरना उसकी मिनिस्ट्री चली जाती है। मतलब अगर कोई मिनिस्टर बन गया और वो एमपी नहीं है तो उसे चुनाव लड़कर या प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन से 6 महीने के अंदर एमपी बनना ही पड़ेगा। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो इस स्लाइड में हम समझेंगे ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो देखिए, कोई भी मिनिस्टर अपने पद का शपथ लेने के बाद ही ऑफिशियली अपना काम शुरू करता है। तो चलिए समझते हैं कि ये ओथ किस तरह से होता है और मिनिस्टर्स की सैलरी कैसे डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मंत्रीगण का शपथ कौन दिलाता है। तो द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि हर मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेना होता है, तभी वो ऑफिशियली अपने पद की जिम्मेदारी संभाल सकता है। अब हम समझेंगे इस ओथ में क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, ओथ लेना एक फॉर्मल और सीरियस प्रोसेस होता है, क्योंकि मिनिस्टर को भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी होती है। इस ओथ में 4 इंपॉर्टेंट बातें होती है। पहला पॉइंट है लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रति निष्ठा। मिनिस्टर को वचन देना होता है कि वो पूरी ईमानदारी से भारत के संविधान की रक्षा करेगा। नेक्स्ट है सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि मिनिस्टर्स भारत की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। ये शपथ इंश्योर करती है कि मंत्री देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। नेक्स्ट है फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, यानी कि मिनिस्टर्स अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। एक मिनिस्टर का काम सिर्फ कुर्सी संभालना नहीं है, बल्कि देश की सेवा करना है। इसलिए वो वचन लेता है कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटीज करेगा। नेक्स्ट है इम्पार्शियल जस्टिस टू ऑल, यानी कि मिनिस्टर सबके साथ न्याय करेगा। ये इंश्योर करता है कि मिनिस्टर किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय के प्रति बायस ना हो और सबको एक नज़र से देखे। अब हम बात करेंगे मिनिस्टर्स की सैलरी के बारे में। तो द सैलरी इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर्स गेट अलाउंसेज एंड पर्क्स, यानी कि पार्लियामेंट ही रूल्स बनाकर ये डिसाइड करती है कि मिनिस्टर को कितना वेतन मिलेगा, कितने अलाउंसेज होंगे और उनको क्या पार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू मिनिस्टर्स के ओथ और सैलरी प्रोसेस का। ये ओथ सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक बड़ा कमिटमेंट है जो एक मिनिस्टर देश के प्रति करता है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।